गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आप सभी का हमारे चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स पर आधारित वीडियो सेशन है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने होमोफोन्स को देखा था। होमोफोन्स क्या होता है? ये वर्ड्स के वैसे पेयर होते हैं जिनके उच्चारण मिलते जुलते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन है पिछले से थोड़े से अलग है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि वर्ड्स के कुछ ऐसे पेयर हैं जिनके उच्चारण भी अलग होंगे, अर्थ भी अलग होंगे। हम उनको कंफ्यूज वर्ड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी स्पेलिंग में ना काफी समानता है और इस कारण से वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसे कि हम लोग लेके चलते हैं, तीन हमारे ऐसे कंफ्यूज वर्ड्स हैं। एक हमारा है एडाप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। आप इन पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। देखिए इनके स्पेलिंग में कितना समानता है। यहां पर सारा स्पेलिंग है ना वो एक जैसा है, केवल जो मिडिल जो लेटर है, मिडिल लेटर में ना अंतर है बस। किसी में ए है, किसी में ई है, किसी में ओ है। अब तो इस कारण से ना ये कंफ्यूज्ड वर्ड्स के कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, अब इनके थोड़ा हम लोग अर्थ को देखते हैं, इनके यूजेस को समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इनको आप सिनोनिम्स में देख सकते हैं, एंटोनिम्स में देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में देख सकते हैं। मतलब इन सारे वर्ड्स के ना बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। हमारे डेली यूजेस में ये सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब अपने बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं एडाप्ट से। देखिए एडाप्ट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक है, और यदि आवश्यकता पड़े तो प्रीपोजिशन अपने साथ ये टू लेता है। मतलब हम एडाप्ट के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। देखिए आप तो वर्ड सीख ही रहे हैं, आपका वर्ड पावर अच्छा हो ही रहा है। इन वीडियो सेशन की मदद से आपका प्रीपोजिशन भी जबरदस्त हो जाएगा बिना प्रीपोजिशन पर गए। प्रीपोजिशन आज के समय में कैसे प्रीपोजिशन से सवाल पूछे जाते हैं? आपको कोई एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो वो जो होते हैं ना वो फिक्स प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अडॉप्ट वर्ब है, अब इसके साथ ये प्लस जे दे दिया गया, इसका मतलब है कि हमारे जो प्रीपोजिशंस होंगे वो फिक्स होंगे और वो प्रीपोजिशन होंगे टू होंगे। तो चलिए अब हम एडाप्ट का अर्थ देखते हैं। एडाप्ट का अर्थ होता है किसी माहौल में, किसी परिस्थिति में ढल जाना। यानी कि इसका अगर हम अर्थ लिखना चाहें तो सरल भाषा में लिख सकते हैं, ढल जाना किसी माहौल में, किसी परिस्थिति में। ठीक है, सिनोनिम्स अब इसके क्या हो सकते हैं? तो इसका जो सरल सिनोनिम्स होगा एडजस्ट। मतलब अगर आप किसी जगह पर अगर आप एडजस्ट करते हैं, आप उसमें ढल जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं एक्लामेटाइज। ठीक है, तो अगर आप किसी माहौल में अगर एडाप्ट करते हैं खुद को तो आप वहां अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे इस पर एक सेंटेंस देखा जाए, ये इसका हिंदी थोड़ा रूपांतरण किया जाए, ही अडॉप्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू होम क्विकली। ठीक है ना, मतलब इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उसने स्वयं को नए घर में जल्दी ढाल लिया। ठीक है, तो अगर आप कहीं पर एडाप्ट करते हैं, आप उस माहौल में, उस जगह पर आप ढल जाते हैं। चलिए इसके अपोजिट क्या होंगे थोड़ा सा देखते हैं। अपोजिट होता भी है कि नहीं होता? देखिए सारे वर्ड्स के ना अपोजिट नहीं होते हैं, पहले आप ऐसा समझिए। अगर आप अपोजिट के बारे में सोचते हैं तो हर वर्ड के ना अपोजिट नहीं होते हैं। अपोजिट क्या होता है? देखिए दो एक्सट्रीम पॉइंट आपस में अपोजिट बनाते हैं। तो अगर विचार किया जाए तो इसका राइट कोई अपोजिट नहीं है। ठीक है ना, एडाप्ट का कोई राइट अपोजिट नहीं है। चलिए अब हम एडेप्ट की ओर आते हैं। एडेप्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर इसके साथ प्रीपोजिशन हम एट अथवा इन का प्रयोग करते हैं। मतलब हम एडेप्ट एट अथवा एडेप्ट इन का यूज करेंगे। हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए अगर आप किसी मामले में एडेप्ट है, कोई व्यक्ति किसी मामले में एडेप्ट है, इसका मतलब है कि वो उस मामले में निपुण है, कुशल है। तो एडेप्ट का अर्थ हम क्या समझेंगे? निपुण, कुशल। चलिए अब हमारे पास और कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिससे हम कह सकें कि कोई व्यक्ति निपुण है अथवा कुशल है। मतलब इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है स्किल्ड, ठीक है, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट।
ठीक है ना। इसके जो सिनोनिम्स हैं स्किल्ड, प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट। हाँ देखिए इसका तो अपोजिट में नहीं दिया, लेकिन इसका अपोजिट होता है। निपुण या कुशल का अपोजिट क्या होगा? अकुशल, ठीक है ना। अयोग्य, जो कि योग्य ना हो। तो इसके अपोजिट क्या होंगे? इसको मैं यहीं पर मेंशन करता हूं। इसके अपोजिट होंगे इनेप्ट, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में इनेप्ट है, यानी कि वो उस मामले में अयोग्य है। जैसे कि इस पर एक सेंटेंस बना करके इसके यूजेस को समझा जा सकता है। चलिए वाक्य क्या कह रहा है? ही इज एडेप्ट एट के जगह पर हम इन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि एडेप्ट एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हम एट या इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। तो वाक्य क्या कर रहा है? ही इज एडेप्ट एट यूजिंग कंप्यूटर। इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि वह कंप्यूटर प्रयोग करने में निपुण है अथवा कुशल है। तो ये एडेप्ट की बात हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एडॉप्ट, एडॉप्ट जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। देखिए अगर आप कोई चीज अडॉप्ट करते हैं, आप उसे अपनाते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं। अपनाना, ग्रहण करना इसका हिंदी होगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? टू टेक अप, अगर आप किसी को टेकअप करते हैं, आप उसे अपनाते हैं। एक बहुत बढ़िया वर्ड है इम्ब्रेस। देखिए अगर आप किसी चीज को इम्ब्रेस करते हैं, आप उसे अपनाते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं, तो एडॉप्ट का हिंदी क्या होगा? अपनाना या ग्रहण करना। एक ही चीज है, शब्द दो हैं, बात एक ही कहा जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप कोई चीज को अडॉप्ट करते हैं, आप उसे अपनाते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं। तो इसको देखा जाए थोड़ा सेंटेंस के रूप में। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण क्या होना चाहिए? ही अडॉप्टेड ए न्यू वे, ठीक है, टू फुलफिल हिज ड्रीम। इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, एक अलग रास्ता, एक अलग तरीका अपनाया। अडॉप्ट का मतलब अपनाना। तो ये देखा जा सकता है कि ये कितने कंफ्यूज वर्ड्स है, इनके स्पेलिंग्स काफी एक जैसे हैं, थोड़े थोड़े अंतर है, ठीक है ना। एक जगह ए है, एक जगह ई है, एक जगह ओ है। इनके पार्ट ऑफ स्पीच अलग हो गए, इनके अर्थ अलग हो गए। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये हमारा ये जो एडाप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट अब तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे कंफ्यूज वर्ड्स को लेके चलते हैं। हमारा अगला जो पेयर है वो है एडवर्स और एक है एवर्स। चलिए देखा जाए एडवर्स का क्या अर्थ है और एवर्स का क्या अर्थ है। देखिए कितने ये कंफ्यूज वर्ड्स है, आपस में कितने ये समानता रखते हैं। देखिए सारा लेटर एक सा है, केवल एक में डी है, एक में डी नहीं है, लेकिन इसके अर्थ में बहुत ज्यादा का अंतर है, ठीक है ना। इसको हम पढ़ेंगे एडवर्स, इसको पढ़ेंगे एवर्स। चलिए तो ये पार्ट ऑफ स्पीच से देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से ये एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। देखिए कोई चीज यदि आपके लिए, हमारे लिए यदि एडवर्स है, तो इसका मतलब है कि वह हमारे प्रतिकूल है, हमारे वो अनुकूल नहीं है, ठीक है। अब इसका जो शुद्ध हिंदी होगा एडवर्स का, वो होगा प्रतिकूल, विषम। ठीक है, तो चलिए अब हम एडवर्स को लेके चलते हैं। एडवर्स का जो अर्थ क्या है, क्या कहा गया है? अनफेवरेबल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, या छोटे अगर सरल शब्दों में लिखे तो बैड। कोई चीज यदि आपके लिए एडवर्स है तो आपके लिए वो बैड है, ठीक है ना, प्रतिकूल है। चलिए इसके अपोजिट क्या निकल कर सामने आएंगे? तो इसके अपोजिट होंगे फेवरेबल, अनुकूल। देखिए अब हिंदी में ना पेयर होता है, जैसे कि प्रतिकूल से हम कितने हिंदी का पेयर बना सकते हैं? प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल मौसम, कोई व्यक्ति पर, किसी पर प्रतिकूल टिप्पणी किया जाता है तो प्रतिकूल टिप्पणी, किसी का कोई चीज का इफेक्ट होता है, प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है। तो अब अंग्रेजी में भी ऐसे पेयर होते हैं ना, इसको कोलोकेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एडवर्स चूंकि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव है।
अब एडजेक्टिव के बाद क्या आते हैं, नाउन आते हैं। तो क्या दुनिया के सारे नाउन एडवर्ब के साथ इस्तेमाल हो जाएंगे? नहीं, कुछ खास नाउन होंगे जो कि एडवर्ब के साथ प्रयोग किए जाएंगे। वो मतलब अब हमें ये देखना है कि एडवर्ब किन किन वर्ड के साथ मिलकर के कोलोकेशन बनाता है। कोलोकेशन क्या होता है, आप इसको सरल भाषा में समझें। कोलोकेशन अंग्रेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड के साथ यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हमें प्रतिकूल करना है, तो प्रतिकूल के साथ साथ हम किस तरह के नाउन को रख सकते हैं? तो जैसे कि अभी मैंने कहा हिंदी में प्रतिकूल मौसम, तो हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एडवर्स वेदर। हमने कहा प्रतिकूल परिस्थिति, तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? एडवर्स सिचुएशन। तो इस तरह के जो पेयर होते हैं ना, ये कोलोकेशन कहलाते हैं। मतलब कोलोकेशन में हम ये देखेंगे कि एडवर्स जो वर्ड है वो किन किन वर्ड के साथ यूज किया जा सकता है। तो एडवर्स वेदर, एडवर्स सिचुएशन, एडवर्स इफेक्ट, ठीक है ना, ये इसके पेयर हैं जो कि एडवर्स के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। एडवर्स रिमार्क, और बात को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ओके, अब आप इसको सेंटेंस में ना तब्दील कर सकते हैं। ये क्या है? ये इसको है ना हम लोग अंग्रेजी में ना कोलोकेशन कहते हैं। जो फिक्स वर्ड के जो पेयर होते हैं ना, ये कोलोकेशन कहलाते हैं। कोलोकेशन पर हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। चलिए, अब जैसे कि एक सेंटेंस देखा जाए। दिस मेडिसिन हैज नो एडवर्स साइड इफेक्ट। क्या कहा गया है? इस दवा, कोई दवा है, किसी दवा के बारे में कहा जा रहा है, इस दवा में कोई भी प्रतिकूल उसके साइड प्रभाव, साइड इफेक्ट, जो दवा के जो साइड इफेक्ट होते हैं, तो कोई भी प्रतिकूल साइड इफेक्ट दवा में नहीं है। मतलब दवा जो है हेल्थ के लिए एक सेफ दवा है, ठीक है। तो ये एडवर्स का यूज रहा। चलिए, अब हम एडवर्स की ओर आते हैं। एडवर्स क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव होगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रीपोजिशन अपने साथ टू लेगा। देखिए, अगर आप किसी के प्रति एडवर्स है, मतलब आप उसके खिलाफ हैं, आप उसके विरुद्ध हैं, आप उसको नापसंद करते हैं, ओके, तो इसका हिंदी क्या होगा? अगर सिंपल अगर हिंदी में कहें तो विरुद्ध, सिंपल हिंदी में कहें तो खिलाफ। अब इसके लिए क्या सिनोनिम सोच सकते हैं? खिलाफ और विरुद्ध करने के लिए हमारे पास और कौन से वर्ड हैं? तो एक कॉमन वर्ड होता है अपोज्ड। अगर आप किसी का अपोज्ड हैं, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसके विरुद्ध हैं, ठीक है। अब इस पर एक सेंटेंस डील करके इसके यूजेस को देखा जाए। इसमें एक आप बड़ा बात सीखिएगा, ठीक है ना। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, एक ग्रामर का मैं चीज की बात कर रहा हूं। आमतौर पर क्या होता है कि हम टू के बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यदि टू के बाद यदि वर्ब का जरूरत पड़े तो वो V1 रूप होता है। टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो वो V1 रूप में होता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें कि टू का यूज रहता है। मतलब उस एक्सप्रेशन अपने साथ टू लेकर के आता है और उस टू के बाद हम लोग V4 का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर होता क्या है? टू के बाद V1। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसमें लगा हुआ टू अपने बाद क्या लेता है? V4 लेता है, ओके। ऐसे एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन एवर्स टू भी है। मतलब कि एवर्स टू के बाद यदि कोई वर्ब आता है, ठीक है ना, कोई वर्ब आता है, आमतौर पर टू के बाद V1 का इस्तेमाल होता है। लेकिन एवर्स टू के बाद यदि कोई वर्ब आए, तो वो वर्ब का चौथा रूप होगा। मतलब एवर्स टू के बाद जो हम वर्ब के चौथा रूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस वाक्य को देख सकते हैं। आप इस वाक्य को देख सकते हैं। मैं आपसे बात करने के खिलाफ नहीं हूं, मतलब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अब बात ये कहा गया है, ठीक है, मैं आपसे बात करने के खिलाफ नहीं हूं। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा बनाते हैं। आई एम नॉट, खिलाफ या विरुद्ध के लिए हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एवर्स। आई एम नॉट एवर्स टू, ये तो एवर्स के साथ टू लगेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना, इसमें कोई तरह का तब्दीली नहीं होगा। आई एम नॉट एवर्स टू। अब हमें देखिए क्या लिखना चाहिए? टॉक लिखना चाहिए या टॉकिंग लिखना चाहिए? अब हमें क्या लिखना चाहिए? दो में का हमें चुनाव करना है। तो क्या कहा गया है कि एवर्स टू
एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ओके, जिसमें लगा हुआ टू के बाद यदि किसी वर्ब का प्रयोग होता है तो वो V4 रूप में होना चाहिए, मतलब आईएनजी के साथ, ठीक है। तो ये वर्ड्स टू के बाद V1 का प्रयोग नहीं होगा, टॉक का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर टॉकिंग का प्रयोग होगा, ओके। तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, आई एम नॉट ए वर्ड्स टू टॉकिंग टू यू, तो ये वर्ड्स का यूज रहा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ और एक्सप्रेशन हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कुछ ऐसे टू होंगे जिसके बाद आने वाले जो वर्ब होंगे वो V4 रूप में होंगे। तो बच्चों मैं ये समझता हूं कि ये एडवर्स और एवर्स अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अगले पेयर को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला जो है वो कंफ्यूजेबल है, एलुजन एंड इल्यूजन। अब हमारा जो नेक्स्ट जो कंफ्यूजेबल है वो है एलुजन एंड इल्यूजन। देखिए एलुजन, देखिए कितने समान है, उच्चारण कितने एक जैसे लग रहे हैं, नहीं ये एलुजन है ये इल्यूजन है, हल्का सा केवल स्लाइट अंतर है, नहीं तो बाकी सब एक समान है। चलिए एलुजन क्या होता है थोड़ा सा देखा जाए, ये नाउन होगा और अपने साथ प्रीपोजिशन यदि जरूरत पड़ेगा तो टू का प्रयोग करेगा, एलुजन के साथ टू का प्रयोग। एलुजन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी व्यक्ति का किसी चीज का सीधा सीधा नाम ना लेकर के उसका नाम आप अप्रत्यक्ष तौर पर लेते हैं तो आप उसका अलूजन करते हैं। मतलब आप अलूजन का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष जिक्र, अप्रत्यक्ष उल्लेख किसी व्यक्ति का या किसी चीज का, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, जिक्र या उल्लेख। आप किसी के बारे में सीधा सीधा नहीं बोल करके आप उसके बारे में मतलब अप्रत्यक्ष वे में बोलते हैं, ये आपका अलूजन करते हैं, आप इसका अलूजन करते हैं। तो अलूजन को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है ना, रेफरेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस। अगर आप किसी का इनडायरेक्ट रेफरेंस करते हैं तो आप उसका प्रत्यक्ष जिक्र अथवा अप्रत्यक्ष उल्लेख करते हैं। जैसे इसे एक वाक्य से समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखा जाए, उसने अपने भाषण में प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष जिक्र किया, मतलब कोई व्यक्ति भाषण दिया और मिस्टर मोदी का उसने नाम साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन उसके भाषण से ऐसा लग रहा था कि वो मिस्टर मोदी का वो जिक्र कर रहा है, वो उल्लेख कर रहा है, ठीक है। साफ तौर पर तो मिस्टर मोदी उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कही जो मिस्टर मोदी को वो इंडिकेट कर रहे थे। चलिए उसने अपने भाषण में प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष जिक्र किया, सिंपल पास्ट टेंस है। चलिए बनाते हैं ही V2। चलिए अप्रत्यक्ष जिक्र के लिए हम लोग वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, अलूजन। पहले करने का पहले वर्ड निकाल लेते हैं, या मेक बनाते हैं, मेक का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, ही मेड, अलूजन। चलिए अब की या का अंग्रेजी क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है, अलूजन लेता क्या है हमें ये देखना होगा, ठीक है ना। अलूजन के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, ही मेड अलूजन टू द प्राइम मिनिस्टर इन हिज स्पीच, ठीक है ना। उसने अपने भाषण में प्रधानमंत्री का अप्रत्यक्ष जिक्र किया। ये तो अलूजन की बात हो गई। इल्यूजन देखते हैं, इल्यूजन क्या होता है। इल्यूजन भी नाउन है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, ठीक है ना। भ्रम का मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रतीत होता है वो सच नहीं होता है, वो कुछ और होता है, ठीक है ना, उसको भ्रम कहते हैं हम। तो भ्रम के लिए हमारे पास एक और अच्छा सिनोनिम्स मिलेगा, डिल्यूजन, ठीक है ना। भ्रम के लिए एक और अच्छा सिनोनिम्स मिलेगा, डिल्यूजन। इसका अपोजिट क्या हो जाएंगे, भ्रम का एंटो क्या हो जाएगा, रियलिटी हो जाएगा, सच्चाई। देखिए आपने एक फिजिक्स में एक चीज पढ़ा होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है ना, आंखों का भ्रम।
उसमें क्या होता है कि जानवरों को ऐसा लगता है रेगिस्तान में कि कहीं पानी है, आसपास में कहीं पानी है, लेकिन जब वो उस जगह पर जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता है, लेकिन ऐसे आभास होता है कि उस जगह पर पानी है। इसको कहा गया है इंग्लिश में, है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का भ्रम। इसको कहा गया है ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का भ्रम। मतलब कि हमें जो दिखाई देता है वो कुछ दूसरा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं आंखों का भ्रम। एक सेंटेंस, है ना, एक सेंटेंस से हम इस इल्यूजन को बेहतर समझ सकते हैं। चलिए, क्या कहा गया है कि उसने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। ठीक है ना, कोई व्यक्ति था, मैं पहले भ्रमित था, भ्रम में था, लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। तो ही सिंपल पास्ट टेंस है ना, तोड़ने के लिए हमने डिस्ट्रॉय का इस्तेमाल किया, तो उसका V2 डिस्ट्रॉयड हो गया। ही डिस्ट्रॉयड माई इल्यूजन्स, उसने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। तो ये बात रहा अल्यूजन और इल्यूजन की। ठीक है, अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट जो पेयर है कंफ्यूज वर्ड्स का है वो है आल्टर और एक है आल्टर। ये देखिए, अल्टर का मतलब क्या होता है, अल्टार, इसको पढ़ेंगे अल्टार। अल्टार का मतलब क्या होता है ना कि पूजा स्थल। ठीक है ना, मंदिर में, चर्च में एक ऊंचा उठा हुआ जगह होता है जहां पर हम लोग पूजा करते हैं। तो कोई पूजा स्थल में जो ऊंचा उठा हुआ जगह होता है उसको अल्टार कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। आप इसको सरल भाषा में कहिए तो वेदी। ठीक है ना, वेदी पर पूजा किया जाता है। ठीक है, और इसको अगर सरल भाषा में लिखे तो पूजा स्थल। मतलब अल्टार क्या होता है, किसी मंदिर में, किसी चर्च में एक ऊंचा उठा हुआ जगह होता है, इसको अल्टार कहते हैं। इसको अगर हम सरल शब्दों में लिखे तो लिख सकते हैं रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तो अल्टार की बात हो गई। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट है ना, अल्टार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्टर। अगर आप कोई चीज को अल्टर करते हैं तो आप उसमें बदलाव लाते हैं, आप उसमें बदलाव लाते हैं, आप उसको बदलते हैं। ठीक है ना, अल्टार का मतलब होता है, सॉरी, अल्टार का मतलब होता है पूजा स्थल, और अल्टर का मतलब होता है बदलना। अगर आप किसी चीज में अगर अल्टरेशन लाते हैं, आप उसमें बदलाव लाते हैं, तो अल्टर का मतलब बदलना। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टू चेंज, या हम एक और बढ़िया वर्ड है टू मेटामॉर्फोस। देखिए, मेटामॉर्फोस क्या होता है ना, पूर्ण बदलाव, है ना। मेटामॉर्फोस का मतलब होता है पूर्ण बदलाव। ये थोड़ा सा अलग तरह से इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, हालांकि ये अल्टर का साइनों के तौर पर काम करेगा। जैसे देखिए, क्या होता है कि अंडा किस में बदल जाते हैं, मॉस्किटो में बदल जाते हैं। ये अंडे का ना पूर्ण बदलाव होता है मॉस्किटो में। तो साइंस में ना आपको ना मेटामॉर्फोस पढ़ना है। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, एक होता है चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, अब संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है, उसको इंग्लिश में कहा जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना, मेटामॉर्फोस का मतलब होता है पूर्ण रूप से बदल जाना। तो चलिए, अल्टर का मतलब होता है बदलना। अब इस एक सेंटेंस डील करके इसको बेहतर समझ सकते हैं। एक सरल वाक्य लिखा गया है, ही हैज अल्टर्ड हिज प्लान। इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसने अपनी योजना को बदल दिया है, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है। तो ये बात है अल्टार और अल्टर की। अल्टार मतलब होता है पूजा स्थल और अल्टर मतलब होता है बदलना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पेयर है वह है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। देखिए, अल्टरनेट क्या होता है, एक गैप के बाद दूसरा। जैसे कि मैं कहूं अल्टरनेट संडे। अब अल्टरनेट संडे क्या होगा, एक संडे कोई चीज होगा, फिर अगला संडे गैप रहेगा, फिर उसके बाद वाला संडे को वो चीज होगा। जैसे कि अगर हम कहें कि अल्टरनेट संडे को ना स्पेशल क्लास अरेंज किए जाते हैं, यानी कि एक संडे होगा, उसके बाद वाला संडे नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला संडे होगा। यानी कि एक अंतराल पर जो संडे आएंगे ना, उसमें वो अरेंज, जो स्पेशल क्लास है वो अरेंज होंगे।
तो अगर कोई चीज अगर अल्टरनेट वे में करते हैं, यानी कि एक करते हैं फिर गैप होता है फिर अगला में करते हैं, तो ये अल्टरनेट ये चीज होता है। जैसे कि अल्टरनेट क्लास चलता है, यानी कि क्लास अभी होगा फिर अगला जो पारी होगा वो गैप होगा, फिर इसके बाद में फिर क्लास होंगे, तो ये अल्टरनेट क्लास होते हैं। कोई दिन अल्टरनेट डेज होते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़कर दूसरा। तो इसको अगर हम सिनोनिम्स के तौर पर लिखें तो इसको लिख सकते हैं एवरी सेकेंड, है ना, प्रत्येक दूसरा को हम लोग अल्टरनेट कहेंगे। चलिए अल्टरनेटिव को लेके चलते हैं। देखिए अल्टरनेटिव पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव था, मैं उसको यहां मेंशन कर देता हूं, ठीक है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। चलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी है और अल्टरनेटिव नाउन भी है, लेकिन यहां पर हम इसे नाउन के रूप में लेके चलेंगे, मतलब यहां पर हम इसे नाउन के रूप में देखेंगे। अल्टरनेटिव नाउन है, ठीक है। देखिए इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, अल्टरनेटिव टू। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, ठीक है ना। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, ठीक है ना, क्या लिखा रहता है, 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन, है ना, 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है ना, चूज द बेस्ट वन, बढ़िया सबसे बढ़िया चुनो, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में अल्टरनेटिव आपको बार बार दिखाई देंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है विकल्प। सिनोनिम्स क्या हो सकता है, चॉइस या ऑप्शन, और अगर इसका हिंदी कहा जाए तो इसका हिंदी हो जाएगा विकल्प। जैसे आप इस वाक्य को देखें, क्या कहा गया है, कड़ी मेहनत का विकल्प नहीं है, वास्तविकता भी यही है। चलिए इसको कैसे हम लिखेंगे, देखिए वैसे तो का अंग्रेजी क्या होता है अभी हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये देखना है कि अल्टरनेटिव अपने साथ लेता क्या है, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रीपोजिशन टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये जितना मैं लिख रहा हूं प्रीपोजिशन ना, इनके जगह पर कोई दूसरे प्रीपोजिशंस नहीं आएंगे, आप ये समझ लीजिए। अब जो लिख दिया गया वही प्रीपोजिशन यहां पर हम लिखेंगे, कोई भी दूसरे प्रीपोजिशन यहां पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू, चलिए कड़ी मेहनत है, हार्ड लेबर, हार्ड वर्क। तो ये हमारा रहा अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। ये काफी कंफ्यूज्ड, ये आप समझिए कि ये पेयर की पढ़ाई कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। हमें 2 वर्ड दिए रहते हैं, ये इतने आपस में उलझाऊ होते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि किसका क्या अर्थ है। हालांकि हम लोग घर से पढ़कर जाते हैं, लेकिन तुरंत हम लोग ना इस उलझन में पड़ जाते हैं कि किसका विकल्प था और किसका प्रत्येक दूसरा है, ठीक है ना। इसका जवाब हम इसमें देने लगते हैं, इसका जवाब हम इसमें देने लगते हैं। ये काफी कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, ठीक है ना। हर जगह आपको ये देखने को मिलेंगे, हमारे डेली लाइफ में भी इन वर्ड्स के काफी यूजेस हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला पेयर लेके चलते हैं। चलिए अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड है अप्राइस और एक है अप्रेज, एक है अप्राइस और एक है अप्रेज। देखिए अप्राइस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप किसी को अप्राइस करते हैं इसका मतलब होता है कि आप उसको सूचित करते हैं, ठीक है ना, आप उसको चीज से अवगत करते हैं। तो अप्राइस जो है ये वर्ब है, इसके साइड में क्या लिखेंगे, टू इन्फॉर्म, टू नोटिफाई। अगर आप किसी को अप्राइज करते हैं आप उसको उस चीज से सूचित करते हैं। प्रीपोजिशन अपने साथ ये क्या लेगा, इसके साथ प्रीपोजिशन जो होगा वो ऑफ होगा, मतलब अप्राइज के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी चीज को अप्राइज करते हैं आप उसे अवगत करते हैं, आप उसे सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए तो यह अप्राइज का मतलब होता है अवगत करना, सूचित करना। अप्रेज का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है, अप्रेस का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज को अप्रेस करते हैं, आप उसका मूल्यांकन करते हैं, आप उसका जायजा लेते हैं, ठीक है। अब क्या और भी वर्ड हो सकते हैं,
ठीक है ना, जायजा करने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए दो बहुत बढ़िया वर्ड है, उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। एक वर्ड इवैल्यूएट, अगर आप किसी चीज को इवैल्यूएट करते हैं आप उसका मूल्यांकन करते हैं, और एक और भी बहुत बढ़िया वर्ड एसेस, ठीक है ना। एसेस का भी अर्थ होता है मूल्यांकन करना, तो इसका अप्रेस का अर्थ होता है, अगर सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। अगर आप किसी चीज को अगर आप अप्रेस करते हैं, जैसे कि देखिए एक टेस्ट लिया जाता है ना, छात्रों के तैयारी का क्या करने के लिए, जायजा लेने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए कि इनकी तैयारी कैसे है, तो टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट का क्या पर्पस होता है, अप्राइज करना कि अप्रेस करना, किसी के तैयारी को अप्राइज करना कि अप्रेस करना, तो अप्रेस करना, मूल्यांकन करना कि इस व्यक्ति के तैयारी का लेवल क्या है। ओके, हम इस पर एक सेंटेंस डील करके इसको और बेहतर तरीके से समझा रहे हैं आपको। जैसे कि आप इस अप्राइज को देखें, मैं बात से अवगत हूं, ठीक है, मैं किसी प्रकार के बात से अवगत हूं, मुझे बताया गया है, ऐसा मुझे कहा गया है। चलिए कैसे इसको लिखूंगा, आई एम, अवगत करने, अवगत के लिए क्या वर्ड हो जाएगा, अप्राइज, ठीक है। तो आई एम अप्राइज्ड, कोई खास बात है तो ऑफ के साथ मैंने द लगा दिया। देखिए इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, इसके साथ प्रीपोजिशन यहाँ पर फिक्स बताया गया है कि अप्राइज के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। से का क्या अंग्रेजी होता है, से का अंग्रेजी तो वैसे फ्रॉम होता है, अगर हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं तो ये 100% ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा वाक्य कैसे बनना चाहिए, आई एम अप्राइज्ड ऑफ द, और बात के लिए हम यहाँ पर मैटर लिख रहे हैं। पूरा लाइन हमारा कैसे बनेगा, पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम अप्राइज्ड ऑफ द मैटर। इसी तरह से हम अप्रेस से भी हम सेंटेंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हिंदी क्या रूपांतरण होगा, इसका हिंदी क्या रूपांतरण होगा, तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, तैयारी का जायजा लेने के लिए कि तैयारी कैसा है, इसके लिए एक टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, एक टेस्ट को मतलब कि आयोजित किया गया, ठीक है ना, ताकि उससे पता चले कि तैयारी का, छात्रों का लाइन को आगे में बढ़ा सकता था, बस यहीं पर रोक दिया, ठीक है। तो तैयारी का जायजा लेने के लिए एक परीक्षा का, एक टेस्ट का आयोजन किया गया, तो ये था अप्राइज और अप्रेस। चलिए अब हम बात को हम आगे लेके चलते हैं। देखिए दो बहुत ही कंफ्यूजिंग, आप ऐसे समझिए कि वो कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, तो बहुत ही कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं। एक वर्ड है बाइनियल, आप ऐसे समझें, और एक वर्ड है बायएनुअल। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड ये पेयर हैं, ये किसी को भी फंसा सकते हैं। बाइनियल का क्या मतलब होता है और बायएनुअल का क्या मतलब होता है। देखिए यदि कोई चीज बाइनियल है यानी कि इसका अर्थ ये हुआ, बाई मतलब होता है दो, पहले आप ऐसे समझिए, इसके आप रूट पर जाइए, तो देखिए यहां भी दो है और यहां भी दो है, आप ऐसे समझिए। देखिए यदि कोई चीज बाइनियल है यानी कि वो 2 साल में एक बार होता है, ठीक है ना। यदि कोई चीज यदि बाइनियल है तो वो 2 साल में एक बार होता है, और कोई चीज यदि बाइएनुअल है यानी कि 1 साल में 2 बार होता है, तो इसका अगर हिंदी कहें, इसका शाब्दिक अगर हिंदी कहें, ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव होंगे। पहले आप ये समझिए, इसका हिंदी होगा द्विवार्षिक, मतलब कि 2 साल में एक बार। जैसे कि अब देखिए T20 जो वर्ल्ड कप होते हैं जो क्रिकेट में, वो कौन से टूर्नामेंट है, वो 2 साल में एक बार होते हैं। जो T20 जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, वो 2 साल में एक बार होते हैं। वो कौन से टूर्नामेंट कहलाएंगे, बाइनियल की बाइन्यूअल, वो कौन से टूर्नामेंट कहलाएंगे, वो बाइनियल टूर्नामेंट कहलाएंगे। द्विवार्षिक इसको कहिए। चलिए अब हम आते हैं बाइन्यूअल। बाइन्यूअल का मतलब क्या होता है कि जो 1 साल में 2 बार हो, है ना। कोई चीज यदि 1 साल में यदि 2 बार होता है तो वो बाइन्यूअल होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक। इसका जो हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धवार्षिक, ठीक है। जैसे कि जैसे एक टेस्ट होता है, साल में 2 बार टेस्ट होता है, तो ठीक है, वो कौन सा टेस्ट कहलाएगा, बाइएनुअल टेस्ट। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो साल में 2 बार फल देते हैं,
वो कौन से प्लांट कहलाएंगे? बाइएन्युअल प्लांट, ठीक है ना। जो साल में 2 बार हो वो बाइएन्युअल, और जो 2 साल में 1 बार हो वो बाइनियल। तो हम इसके पर लिख सकते हैं बाइएन्युअल। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो बाइएन्युअल प्लांट होते हैं। जो टेस्ट साल में 2 बार होता है उसको कौन सा टेस्ट कहेंगे? बाइएन्युअल टेस्ट, बाइएन्युअल एग्जाम। तो बच्चों आज की बात इतना ही रहेगा। हालांकि अभी ये जो कंफ्यूज वर्ड्स के जो अभी क्लासेस हैं अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक अगले वीडियो में हम इस कंफ्यूज्ड वर्ड्स को हम पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के इंप्रूवमेंट के बारे में अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। ये जो कंफ्यूज वर्ड्स आपको जो बताया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर दृष्टिकोण से। हमारे डेली लाइफ में इनके यूजेस हैं, इसके अलावा एग्जामिनेशन पेपर में तो इनके महत्व हैं ही। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इन कंफ्यूज वर्ड्स के साथ साथ ना प्रीपोजिशन भी सीख रहे हैं। ये प्रीपोजिशन के सेक्शन आपके अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने नहीं किया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका यही छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बहुत बड़ा डोज का काम करेगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।